एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसको ध्यान में रखिएगा ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस फील हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपके बोर्ड्स में सिर्फ 3 टॉपिक्स है, पहले 5 होते थे, 2 हटा दिए गए, अब सिर्फ 3 टॉपिक्स है। और वो टॉपिक्स कौन से हैं? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो कि हम कर चुके हैं, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो भी बहुत कुछ हद तक वेवी कर्व मेथड के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर आता है मैक्सिमा मिनिमा। अब ये 3 टॉपिक में से कोई भी 2 टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और में, ठीक है? तो माइक काम नहीं कर रहा है। अभी कैसा है वॉइस प्रत्युष? अब अभी ठीक है? ऋतिक अभी आवाज आ रही है क्या ठीक से? ऋतिक अभी आवाज आ रही है? ओके, आवाज ठीक है। ऋतिक अगर आप थोड़ा सा गांव में ना शायद, तो इंटरनेट के कारण थोड़ा मोड़ा वो इशू हो रहा होगा, ठीक है? सो नाउ इसमें से 2 में से एक जरूर आएगा, क्लियर? अब बात करते हैं टॉपिक। तो गाइस मैं 2 फंक्शन लेता हूं क्योंकि अल्टीमेटली फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो मैं एक फंक्शन लेता हूं, मान लीजिए y इज इक्वल टू x+2, और एक फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू -x+2। अब अगर आप देखोगे तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ रिलेट कर सकते हैं दोनों को, राइट? अब यहाँ पे m की जगह पे इधर क्या आ गया है? 1 आ गया है। m की जगह पे 1 है, c की जगह पे 2 है। इस केस में m की जगह पे -1 है, c की जगह पे 2 है। अगर आपको याद होगा तो ये जो फॉर्मूला रहता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है? जिसमें हमको स्लोप पता चलता है। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दिया जाता है तो हम उसमें से स्लोप निकाल सकते हैं एंड हम उसमें से y इंटरसेप्ट को भी निकाल सकते हैं, ठीक है? क्या क्या निकलता है? स्लोप निकलता है और y इंटरसेप्ट निकलता है। अब यहाँ पे स्लोप का वैल्यू है 1, y इंटरसेप्ट है 2। अच्छा, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, वेरी गुड गौरव, प्रत्युष, अनिकेत, क्या होगा? देखो, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है, जैसे इस केस में लाइन का हम y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब हुआ पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस। मतलब ये जो लाइन y एक्सिस पे जहां भी कट करेगी, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऊपर y कोऑर्डिनेट लिखना भूल गया, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस, उसको कहेंगे y इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो जब इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म जो है वो गायब हो जाएगा और हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू c। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y का वैल्यू c आया। तो यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं कि हमें स्लोप मिलता है m और हमें y इंटरसेप्ट मिलता है c। ओके, सो अब हम थोड़ा सा इसका ना छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक इसका। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की बात करूँ तो इसका स्लोप है 1। स्लोप 1 होने का मतलब है लाइन कुछ इस तरीके का होगा और y इंटरसेप्ट है 2, तो y इंटरसेप्ट 2 मतलब कि ये हो गया 1 2, तो लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है? और दूसरा ये वाला, यहाँ पे स्लोप है हमारा -1 और y इंटरसेप्ट है 2,
स्लोप -1 होने का मतलब क्या है, जो लाइन होगा वो लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाने वाला है, राइट। स्लोप का मतलब आप लोगों को पता है ना कहीं, दिस स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 होने का मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्रीज, इस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 135 डिग्रीज। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारा y इंटरसेप्ट 2 है, तो मैं y पे 2 पॉइंट मार्क करके इस पॉइंट से हमारी लाइन पास होनी चाहिए, इस वाले पॉइंट से। अब क्योंकि हमारा स्लोप -1 है, तो लाइन या तो इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है। क्योंकि हमारा स्लोप -1 है, तो हमको एंगल 90 डिग्री से ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ताकि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में ये एंगल हो जाएगा 135 डिग्री, और यहाँ पे ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया y इक्वल टू x प्लस 2, ये फंक्शन नंबर 1 है, ये फंक्शन नंबर 2 है। अब गाइस आपको पहचानना है, देख के क्या पहचान सकते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? मिली बताइएगा, मिली ये देखकर क्या लग रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? फंक्शन बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन है। आवाज नहीं आ रही है मेरे को। तो गाइस एक मिनट देना, मैं एक बार इसे चेंज करता हूँ। अभी कैसा है आवाज? अभी कैसा है आवाज, एक बार कंफर्म करना। अब सही है? तो पता नहीं चलता, कभी ये काम करता है वो काम नहीं करता, कभी वो काम करता है ये काम नहीं करता। ओके, तो ये इस केस में क्या दिख रहा है गाइस, कि इस केस में आप जैसे जैसे लेफ्ट जा रहे हो, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं, x को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव था, यहाँ पे भी x का वैल्यू नेगेटिव है लेकिन कम नेगेटिव है, और आगे जाओगे तो यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, हम अपना x को बढ़ा रहे हैं, और x बढ़ने के कारण इस केस में क्या हो रहा है, y भी बढ़ रहा है। ठीक है, y भी बढ़ रहा है। इस केस में क्या है कि आप जैसे जैसे x को इंक्रीज करें, x को इंक्रीज करने का मतलब है, जो हम बेसिकली इनपुट की बात कर रहे हैं, तो इनपुट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये देखो हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो हमारा ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ग्राफ नीचे जाने का मतलब है साउंड वाइब्रेशन। मोहित आपके वहां पे इंटरनेट का इश्यू होगा, बाकी लोग क्या साउंड में वाइब्रेशन आ रहा है? मोहित आपके वहां पे इंटरनेट का इश्यू के कारण ये हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में गाइस जब x बढ़ रहा है और उसके कारण जब y भी इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, जब x बढ़ रहा है जिसके कारण y भी इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में हम इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या अंतर होता है ये हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल आपके दिमाग में इतना आना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है x बढ़ाते जाएंगे तो
y भी बढ़ते जाएगा, या फिर x को इंक्रीज करते जाओगे तो ग्राफ को धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि जब x को हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे होंगे तो हमारा y जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ग्राफिकली बात करेंगे तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन का और ये डिक्रीजिंग फंक्शन का। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद अच्छा देखो, ये तो बहुत क्लियर था ना, ये एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन था तो बहुत इजीली बताया जा सकता था। अब अगर हम थोड़ा सा चेंजेस करें, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे sin x का ग्राफ बनाता हूं। अब ये कौन सा ग्राफ बनाया मैंने, ये मैंने बनाया y sin x का ग्राफ। अब ये इस ग्राफ में क्या लग रहा है, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? पवनेश बताइएगा, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? अदिति राज का कहना है बोथ। अनिकेत ने पढ़ रखा है तो प्रॉपर आंसर कर रहा है। अभिषेक एंड पवनेश फटाफट बताओ, ये क्या दिख रहा है? ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, इंक्रीजिंग लग रहा है कि डिक्रीजिंग लग रहा है? वेरी गुड पवनेश, मतलब कि कहीं पे इंक्रीजिंग भी दिख रहा है और कहीं पे डिक्रीजिंग भी दिख रहा है, राइट? श्रेया, सिर्फ इंक्रीजिंग कैसे है श्रेया? यहाँ पे ग्राफ इधर से बढ़ा है लेकिन इसके बाद तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक गिरा है ना। देखिएगा इधर क्या इशू होगा आपको, इधर का इशू ये रहेगा कि जो लाइन वाला केस था, लाइन वाले केस में उसका डायरेक्शन कांस्टेंट था, तो आपने किसी भी दो पॉइंट को भी कंसीडर किया होगा, उसके बेसिस पे ही आप आंसर इजीली कर पा रहे होगे। वेरी गुड, मिडिल में ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग भी है, वेरी गुड। अभिषेक ने भी थोड़ी मोड़ी पढ़ाई कर रखी है, पता चल रहा है। अब देखो गाइस, अच्छा बात है, यहाँ पे क्या हुआ कि जब 0 से π/2, इस केस में अगर मैं बात करूं 0 से π/2 तो हमारा ग्राफ है इंक्रीजिंग। 0 से π/2 में हमारा ग्राफ है इंक्रीजिंग, ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे 0 से π/2 में आप एंगल को बढ़ाते जा रहे हो, वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं। जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री हमारा हाफ होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है। हाफ मतलब 0.5, 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है लगभग 0.707 के आसपास, फिर साइन 60 √3/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में ग्राफ जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। π/2 से पाई के बीच में देखें, π/2 से पाई के बीच में देखें, अब जब 90 डिग्री से 180 डिग्री में आप एंगल को बढ़ा रहे हो तो अब हमारा ग्राफ क्या है, अब हमारा ग्राफ यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। फिर बात करें अगला इंटरवल, अच्छा जो हमको इंक्रीजिंग 0 से π/2 में दिखा, सेम चीज देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3π/2 से लेके 2π, मतलब 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक भी सेम ऐसे ही जा रहा है। तो इस केस में जहां पे ये इंक्रीजिंग था वो इंक्रीजिंग चीज हम यहाँ पे लिखेंगे 3π/2 से लेकर 2π।
इस केस में भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। और यहाँ क्या दिख रहा है, पाई से 3 पाई ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो डिक्रीजिंग था ये यहाँ से यहाँ तक में भी, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में भी होगा, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच। यहाँ पे भी हमारा ये जो फंक्शन है ये डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो जब मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है कि डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, थोड़ा सा वो गलत हो जाएगा। आपका कहना होना चाहिए कि कुछ जगहों पे बढ़ रहा है, कुछ जगहों पे घट रहा है। तो इस केस में अगर मुझे सिंपल वो sin x के बारे में पूछेगा, सिंपल अगर sin x के बारे में पूछेगा, तो मैं बोलूंगा कि हमारा जो फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ये स्टेटमेंट हम किसके लिए दे रहे हैं, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं y इज इक्वल टू sin x के लिए। अगर मैं सिर्फ sin x की बात कर रहा हूं तो वो ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, प्लीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अब वही अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंटरवल्स के बारे में बात किया जाए कि इस इंटरवल में क्या है, तब आपका आंसर होगा कि 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है, एंड पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में भी डिक्रीजिंग है। तो जब क्वेश्चन मॉडिफाई होकर इंटरवल्स के ऊपर बात करेगा तो आंसर चेंज हो सकता है। ये आंसर क्या है, ये इन जनरल क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे हम x की सारी वैल्यूज को कंसीडर करें। x आपको पता है कि इसमें डोमेन क्या होगा, r होगा x के केस में, तो हम सारे रियल वैल्यूज, सारे एंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं। और उस केस में यस अनिकेत, आपने इंटरवल पे आंसर दिया था तो पता चल गया था कि बंदा पढ़ा लिखा है। ओके, तो जब सिर्फ y इज इक्वल टू sin x की बात होगी तो आप बोलोगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि कुछ इंटरवल में बढ़ रहा है, कुछ इंटरवल में घट रहा है। अब वही अगर क्वेश्चन आपको पूछता कि बताइए अनिकेत जो sin x का ग्राफ है वो 0 से पाई बाई 2 में क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो 0 से पाई बाई 2 की बात करेंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई की बात करेंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। और ठीक वही अगर मैं पूछूं कि 0 से पाई के बीच में क्या है, 0 से पाई के बीच में क्या होगा, तो 0 से पाई के बीच में क्या दिख रहा है कि बढ़ा भी है घटा भी, तो सेम चीज हम 0 से पाई के बीच में बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आ रही है बात समझ में कुछ? अभी तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चीज क्या होती है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो अभी हम थोड़ा देर में देखेंगे। तो बात समझो अच्छे से कि कुछ इंटरवल्स में पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो जाएगा, कुछ इंटरवल्स में डिक्रीजिंग हो जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इंटरवल को बढ़ा दें तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग होगा, कुछ केसेस में आपका आंसर होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अभिषेक को एक डाउट आ रहा है गाइस कि सर 0 से पाई के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कैसे होगा, वहां पे तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो अभिषेक 0 से पाई के बीच में वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये y की वैल्यू पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर वाले सारे पॉइंट पे y पॉजिटिव होता है, x एक्सिस के नीचे वाले पॉइंट मतलब यहाँ पे हर जगह y नेगेटिव होगा। अब बात समझो अच्छे से कि इंक्रीजिंग का मतलब है कि जब x को बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब x को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा रहे थे तो ग्राफिकली बात करूंगा तो ग्राफ कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ से देखो अभिषेक 90 से 180 के बीच में जब आप आगे जा रहे हो 90 से 180 तो 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, इस तरीके से आगे जाओगे तो देखो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो अगर पूरा इंटरवल को कंसीडर करेंगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उस केस में आपका आंसर होना चाहिए सर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंटरवल पे बढ़ रहा था, कुछ इंटरवल पे घट रहा था। अदिति राज का एक क्वेश्चन है गाइस, 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में क्या होगा। तो अदिति क्या दिख रहा है आपको, 0 से 3 पाई बाई 2 में इतना में बढ़ा, इतना में घटा,
इतना में घटा है, तो मैक्सिमम इंटरवल में घट रहा है बट कुछ इंटरवल में वो इंक्रीज भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा अगेन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर 0 से 3π/2 की बात करेंगे तो हमारा आंसर होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। गाइस इंक्रीजिंग का सिंपल सा मतलब दिमाग में क्लियर रखो कि इंक्रीजिंग फंक्शन वही होगा जहां पे उस इंटरवल के सारे x के वैल्यूज के लिए हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यस पवनेश, पवनेश का कहना है तो सर इसका मतलब 0 से 2π के बीच में भी हमारा ग्राफ ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। एग्जैक्टली क्योंकि 0 से 2π के बीच में दो इंटरवल है जहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग था, दो इंटरवल है जहां पे ग्राफ डिक्रीजिंग था, इसीलिए 0 से 2π के बीच में भी हमारा आंसर होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके अब देखो जैसे कि मैंने 0 से π/2 लिया, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री लिया, अगर ये 0 से लेके 45 डिग्री के लिए पूछा जाता है, 0 से लेके 45 डिग्री, तो आपका आंसर क्या होता? इंक्रीजिंग होता कि डिक्रीजिंग होता? बताइए। 0 से लेकर 45 डिग्री में आपका आंसर क्या होता है? इंक्रीजिंग होता कि डिक्रीजिंग होता? इंक्रीजिंग ही रहेगा, राइट? क्योंकि अगर 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग है तो 0 से 45 के बीच में डेफिनेटली इंक्रीजिंग ही रहने वाला है। सो अब अभी तक जो भी हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आप लोगों ने बताया कि सर इस जगह पे इंक्रीजिंग है, इस जगह पे डिक्रीजिंग है, इन सारे केसेस में हमको ग्राफ दिखाई दे रहा था। ग्राफ दिखाई दे रहा था तो हमारा काम बहुत आसान था, राइट? ये मतलब कि जिसने चश्मा पहना हुआ है वो अगर चश्मा हटा के भी देखेगा तो उसको दिखेगा कि लाइन जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में वो बहुत इजीली बता सकता है कि सर ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत आएगी जहां पे ग्राफ नहीं है, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अब जैसे मैं 100% श्योर हूं 4 से 5 महान व्यक्ति यहाँ पे होंगे जिनको कॉसेक एक्स का ग्राफ नहीं पता होगा। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ नहीं पता होगा तो वहां पे कहाँ इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग होगा वो चीज क्लियर नहीं होगा। अनिकेत, ऋतिक देखो, अनिकेत कह रहा है ऋतिक से पूछने के लिए ये चीज। तो देखिए गाइस, अब मानो कि अभी मैंने एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन वाले केसेस लिए थे, उसके बाद फिर एक साइन एक्स केस लिया था। दोनों जगह पे हमें ग्राफ अच्छे से दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी जब मान लीजिए मैं कुछ खतरनाक सा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का क्यूब, x माइनस 2 का x माइनस 3 का क्यूब, ठीक है? x प्लस 2 का क्यूब इंटू x माइनस 3 का क्यूब। अब इस तरीके का जो फंक्शन होगा, इस तरीके के फंक्शन में हम कैसे बताएंगे कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है? ये चीज बताने के लिए, ठीक है, ये चीज बताने के लिए एक बार वापस से हम यहां चलते हैं, ये साइन एक्स वाला। तो गाइस, क्या आप ने कोई चीज पहचान फिगर आउट किया या क्या कोई चीज आपको दिखी कि इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप का क्या रोल होता है? जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, मानो जैसे इस यहां से लेके 0 से लेके π/2, ये हमारा पाई, ये हमारा 3π/2 और ये हमारा 2π। तो क्या आप लोगों को कोई चीज दिखी कि जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका स्लोप का रोल क्या होता है? हाँ निकेत, ठीक है। बाकी लोग एक बार सोचो थोड़ा सा कि इस केस में ये जैसे 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, इस इंटरवल में आप 3-4 पॉइंट लो, 3-4 पॉइंट कोई भी अपने मन से अपना नोटबुक पे ड्रॉ करो। यहां नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो अपने नोटबुक पे ड्रॉ करके प्लीज फिगर आउट करने की कोशिश करो कि इसमें से 3-4 पॉइंट कोई भी उठाओगे, वहां पे स्लोप क्या बन रहा है, वहां पे स्लोप क्या बन रहा है, स्लोप का क्या रिलेशन दिखेगा आपको, तब जाकर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सबको एक बार प्लीज सोचने की कोशिश करो।
अनिकेत, अभिषेक एंड अदिति राज ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी लोग थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करो, काम आसान होगा आपको। जैसे कि मैंने खाली इतना हिस्सा को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किया। अदनान मैं पूछ रहा कि स्लोप में क्या दिख रहा है, अगर इसमें 4-5 पॉइंट लोगे तो उसका स्लोप कैसा दिखेगा? इंक्रीजिंग वर्ड नहीं यूज कर सकोगे यहाँ पे, फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि इसमें 3-4 पॉइंट का स्लोप अगर ड्रॉ करोगे उन पॉइंट्स पे तो स्लोप का क्या सिनेरियो रहेगा। वेरी गुड प्रीति। देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो कहीं ना कहीं dy by dx का यूज तो होना है। अब देखो मानो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो स्लोप का मतलब क्या होता है? टैंजेंट वाली लाइन ड्रॉ करनी है कहीं ना कहीं। अब यहाँ जो टैंजेंट वाली लाइन आप ड्रॉ करोगे वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा एक्स एक्सिस के साथ? 90 से कम बनेगा। मानो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट है, ये कुछ ऐसा बन के निकल जाएगा। अब यहाँ पे एंगल कितना है? अगेन वो 90 डिग्री से कम है। तो बेसिकली अगर आप इसको अच्छे से बड़ा करके ड्रॉ करोगे और उसके ऊपर 3-4 पॉइंट्स के ऊपर टैंजेंट बनाने की कोशिश करोगे तब आपको ये दिखेगा कि उसके ऊपर जितने भी टैंजेंट्स बन रहे हैं वो सारे टैंजेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री से कम बनाएंगे। तो इस केस में जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग था तो हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा था, क्योंकि अगर एंगल 0 से 90 के बीच में बन रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बन रहा है, तो एंगल मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा tan थीटा पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? इस केस में 0 से π/2 के बीच में जो ग्राफ को ड्रॉ किया तो उस ग्राफ के ऊपर कितने भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट पे जब आप टैंजेंट बनाओगे तो वो सारे जो टैंजेंट पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनाएंगे वो 0 से 90 के बीच में ओपन इंटरवल में रहेगा। तो 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होने का मतलब है कि वहां पे tan थीटा पॉजिटिव होगा। ओके, अब बात करें अगर सेकंड वाले हिस्से का, तो ये कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे अगर आप पॉइंट पे टैंजेंट बनाओगे गाइस, ठीक है, देखो कितना गंदा टैंजेंट बनाता हूं मैं। तो यहाँ अगर लाइन बनेगी तो कुछ इस तरीके से निकल जाना है। ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, तो एंगल हमारा 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। मान लो इधर का पॉइंट है, तो इधर का पॉइंट में अगेन ये एंगल कितना है? 90 डिग्री से ज्यादा है। यहाँ पे पॉइंट लोगे 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इस केस में क्या है कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग था और हमारा जो f डैश x है, f डैश x यहाँ पे लेस देन 0 आएगा। ऐसा क्यों? f डैश x का मतलब tan थीटा ही होता है, f डैश x का मतलब tan थीटा ही होता है। तो अब क्योंकि सारे एंगल जो है वो 90 से 180 के बीच में आ रहा है, सारे जो एंगल है वो 90 से 180 के बीच में आ रहा है, मतलब ये सारे एंगल्स हमारे कौन से वाले हो गए? ये एंगल्स हो गए सेकंड क्वाड्रेंट वाले। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है? tan हमारा पूरा नेगेटिव होता है, जैसे अभी का करंट सिनेरियो है नेगेटिव। ठीक है, तो इसके साथ आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि अच्छा जहां पे हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग था उस ग्राफ पे कहीं भी कितने भी पॉइंट ले लेते, सारे पॉइंट पे जो स्लोप था वो पॉजिटिव आ रहा था, मतलब कि f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा था। और जब ग्राफ डिक्रीजिंग था, जैसे इस केस में यहां से लेके यहां तक डिक्रीजिंग था, तो इधर के ऊपर कितने भी पॉइंट ले लेते और उन पॉइंट्स पे टैंजेंट वाली लाइन ड्रॉ करते, तो वो लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाते वो होगा कुछ 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। 90 से 180 के बीच में मतलब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा
और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan नेगेटिव होता है। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? कुछ ज्यादा हम लोग अभी तक नए नए टर्म्स में तो गए भी नहीं है। कोई दिक्कत है किसी को? बताओ, या आगे बढ़ सकता हूँ? गिव मी कंफर्मेशन। अदनान, पवनेश, अंकित, मिली, अभिषेक, श्रेया, श्रेया, आर यू देयर? ओके, चलिए ठीक है। तो ये हो गया जहां पे मैं आपको एक फील देना चाहा कि हाँ अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका ग्राफ का टेंजेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, और इसी रिलेशन को यूज करके हम अब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि स्टेप्स क्या होंगे जहां पे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ओके, अब हम पता करने की कोशिश करेंगे कि स्टेप्स क्या है जहां पे आपको पता जहां आप फिगर आउट कर पाओगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। अब गाइस, अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो यहाँ पे दो ही टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप है स्टेट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन अ गिवन इंटरवल। मतलब एक टाइप का क्वेश्चन होगा जहां पे आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, आपको इंटरवल दे दिया जाएगा, और आपको बताना है कि उस केस में हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। ठीक है, स्टेट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो बताना है कि इस इंटरवल में बढ़ेगा कि घटेगा। दूसरा होता है जहां पे आपको फाइंड द इंटरवल where the function is increasing होगा, where the function is increasing होगा। ठीक है, तो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन रहता है वहां पे आपको वो लोग पूछते हैं कि बताइए ये कौन सा फंक्शन है जहां पे यहाँ पे आप इंटरवल निकालते हो। पहला टाइप का क्वेश्चन है जहां पे इंटरवल दिया हुआ रहता है और आपको बताना है कि उस इंटरवल में पॉजिटिव इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पे आपको पहले ही बता देगा कि बताइए किस इंटरवल में ये फंक्शन पॉजिटिव होगा या किस इंटरवल में ये फंक्शन नेगेटिव होगा। तो एक जगह इंटरवल दिया है, बताना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दूसरे केस में इंटरवल निकालना है जिस केस में वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब दोनों का कहीं ना कहीं जो हमारे स्टेप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम होता है, हल्का फुल्का चेंज आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, अदिति राज नींद आ रही है, म्यूट कर लो। तो लेट्स से नाउ एक सिंपल सा फंक्शन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे x³ + 2x² - 7, x³ + 2x² - 7। और मैं जानना चाहता हूं कि ये इसके केस में हम इंटरवल निकालते हैं, इंटरवल वेयर इट इज इंक्रीजिंग, इंटरवल जहां पे ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि पूरा खेल किस पे आता है, पूरा खेल आएगा dy/dx पे। तो यहाँ पे जब हम f' निकालेंगे तो हमारा 3x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी x² का x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², 2x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x और 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कांस्टेंट। तो हमारा f' क्या आया, 3x² + 4x आया। अब यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग निकालना चाहते हैं ना, अगर हम इंक्रीजिंग निकालना चाहते हैं तो हम अभी के लिए सिंपल लिख देते हैं कि f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक चीज मैं मिस आउट कर गया हूं कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो हमारा जो स्लोप होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। सिमिलरली जब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में आप लगाओगे लेस देन 0, लेकिन जब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो आप लगाओगे लेस देन इक्वल टू 0। इसको मैं अभी ग्राफिकली इस क्वेश्चन के बाद समझा भी दूंगा कि क्या दोनों में अंतर है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और सिर्फ इंक्रीजिंग का मतलब है कि पॉजिटिव भी रह सकता है और 0 भी रह सकता है। सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि लेस देन 0 ही होना पड़ेगा, नेगेटिव ही होना पड़ेगा। लेकिन डिक्रीजिंग के केस में क्या है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो जब मैंने यहाँ पे दिया आपको इंक्रीजिंग फंक्शन, हमें निकालना है कि किस इंटरवल में इंक्रीज करना है, तो हम लगाएंगे f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब f' हमारा है 3x² + 4x, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 3x² + 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे x, क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फटाफट आप सबको इसका इंटरवल निकाल कर बताइएगा, फटाफट इसका इंटरवल बताइए। अब बेबी का मेथड लगेगा ना यहाँ पे। नहीं यानी कि सॉरी अदनान, आपको बताना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x का इंटरवल क्या होगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x का इंटरवल क्या होगा। सिंपल सा आपका बेबी का मेथड लग रहा है, प्लीज गलती ना करें। अभी कोई गलती करेगा तो मैं उसके घर पर आकर उसकी पिटाई करूंगा। इस पार्ट को रब कर देते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। ऋतिक, ऋतिक है नहीं है? श्रेया अनम्यूट करके बताइए कि क्या इंटरवल आया है, फटाफट। श्रेया फटाफट अनम्यूट करके बताओ क्या इंटरवल आया है। अनिकेत आपका आंसर सही है एंड प्रीति आपका आंसर सही है। श्रेया आपका आंसर गलत है। अभिनव, मिली, आप लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड। अभिषेक आधा आंसर लिखे हो, नहीं गलत आंसर लिखे हो। देखिए जब आपको ये इसलिए हो रहा है श्रेया क्योंकि आपने क्लास मिस की है, पिछले दोनों क्लासेस है। नो प्रत्युष, यू आर राइटिंग इक्वालिटी। इस केस में क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं हम लोग, याद है कि नहीं? क्रिटिकल पॉइंट में ये श्रेया आपने लास्ट वीक 2 क्लासेस मिस किए 3 में से। यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट आएगा -4/3। तो एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स प्लॉट करने, एक 0 और एक -4/3। अच्छा, वेवी का मेथड लगाने का पहला स्टेप होता है कि हम कोशिश करेंगे कि सारे लीनियर फैक्टर आए। ये भी लीनियर फैक्टर है क्योंकि x के ऊपर पावर 1 है, और ये भी लीनियर फैक्टर है क्योंकि x के ऊपर पावर हमारा अगेन 1 है। वेरी गुड सिन्हा, सही आंसर। दूसरा स्टेप होता था कि लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद आप x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करते हो।
तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तीसरा स्टेप होता था कि हम सारे लीनियर फैक्टर्स का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या बना होती है, तो हर लीनियर फैक्टर जीरो कब होगा वो x का वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू हम कुछ जीरो पुट करेंगे। ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू हम -4/3 पुट करेंगे। आप साइड में 3x + 4 = 0 करोगे तो वहां से x का वैल्यू -4/3 आ जाएगा। अभिषेक रंजन अब सही आंसर। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आए, उनको हमने प्लॉट किया। अब अगर हमने बेबी का मेथड के ये पहले 3 स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो किया होगा तो राइटमोस्ट इंटरवल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव का अल्टरनेट चलता है। ओके, राइटमोस्ट इंटरवल आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है और उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव का अल्टरनेट चलता है। अब क्योंकि हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो इसलिए हम पॉजिटिव इंटरवल पिक करेंगे। तो एक इंटरवल आएगा यहाँ पे -∞ से -4/3 यूनियन। अच्छा, एक और चीज, यहाँ तो ओपन ब्रैकेट लगेगा लेकिन क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। यूनियन 0 से इंफिनिटी, अगेन 0 पे हमारा क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि हमको 0 को इंक्लूड करना है इस इक्वल टू के साइन के कारण। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता तो हम यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगाते और यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगाते। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखा आपने इस केस में कि अच्छा अगर इस सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेनली। थोड़ा एक तो प्रॉपर अलजेब्रिक रहेगा जिसमें कि हमारा प्रॉपर वेविंग का मेथड ही यूज होता है पूरा का पूरा, और दूसरा होगा जहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लग गया या थोड़ा सा लॉगरिथम लग गया, बेसिकली जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं, नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस है वो वाला। तो ये वाला ज्यादा इजी रहता है क्योंकि वेविंग का मेथड लगाना होता है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं। रहा बात साइन में या फिर लॉग में तो आपको उसका कहीं ना कहीं थोड़ा डोमेन रेंज का भी आइडिया रखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन भी देखेंगे। फिलहाल आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इस तरीके का कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन देगा तो आपको उसको सबसे पहले करना है डिफरेंशिएट। अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है तो आप f' को ग्रेटर देन 0 करते। अगर आपको सिंपल इंक्रीजिंग चाहिए, सिंपल इंक्रीजिंग, तो आप f' को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते और फिर वहां से आप इंटरवल निकालते। नहीं प्रत्युष, मैं कुछ और पूछने लग गया था। आई होप दिस इज क्लियर नाउ एवरीवन। अदनान, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अंकित, अंकित, शालू, पवनेश, पवनेश, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, ठीक है। तो मैं अब कुछ 2-4 क्वेश्चंस लिखता हूँ आप लोगों के लिए और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा पहले फटाफट, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपका यूज टू हो जाए इन चीजों के साथ। चलो एक सीबीएसई का क्वेश्चन ही है। आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। x+1 का क्यूब इंटू x-3 का क्यूब, ठीक है, सॉल्व करो। अब आपको पता है कि सारे क्वेश्चंस के सारे स्टेप सेम होते हैं, बस लास्ट स्टेप इंटरवल हम पिक करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग, बट सेकंड लास्ट स्टेप तक हर क्वेश्चन सारे सेम हमारा अप्रोच रहता है, राइट? तो मानो कि ये इंक्रीजिंग कब होगा, दो केसेस निकालना है, एक इंक्रीजिंग का निकाल लो और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का निकाल लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का निकाल लो, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्लस सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन भी है।
fx is equal to x power 4 minus x cube by 3. अगेन ये भी दोनों इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए निकालें। थोड़ा सा टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार कर रहे हो, बट मेक श्योर कि आप कोई गलती ना करो। ठीक है गाइस, तो आपको मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं इन 2 क्वेश्चंस के लिए। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन भी दे ही देते हैं। अगेन दोनों एक इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
यस, हर जगह इंटरवल ही बताना है आपको। अनिकेत 1 मिनट। सो अदनान, आपने जो फर्स्ट का आंसर दिया है, ठीक है, वो गलत है अदनान। थोड़ा सा प्लीज चेक कीजिएगा पहले वाले का। देन अनिकेत, तो अनिकेत आपका पहला क्वेश्चन का आंसर सही है। अभिनव, अभिनव पहला का इंक्रीजिंग वाला आपने गलत लिखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला भी गलत लिखा है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, देखिएगा। सर मेरा सेकंड का भी देख लीजिए। हाँ देख रहा हूँ। ठीक है, अनिकेत थोड़ी सी गलती है, मतलब इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हल्की सी गलती की हो। वैल्यू सेम है, मतलब एंड पॉइंट वगैरह सब ठीक है, बट ब्रैकेट में गड़बड़ी की हो, ठीक है। अदिति, आपने पहला का आंसर गलत लिखा है। श्रेया, आपने फर्स्ट का आंसर गलत लिखा है। अंकित, गलत लिखे हो। पवनेश, वेरी गुड, सही किए पवनेश पहले वाला। पवनेश, उसमें दो है ना, एक इंक्रीजिंग है और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा? अच्छा, सेकंड का बताए हो। सेकंड में तो उसमें भी थोड़ी सी गलती हो गई है। अच्छा सेकंड बताओ, सेकंड थोड़ी सी गलती हो गई है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करने से, राइट। अच्छा खासा टाइम मिल गया है, सॉल्व करते भी रहो और मैं भी शुरू करता हूँ सॉल्व करने। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को फिलहाल रब कर देता हूँ। अभिषेक, आपका गलत है थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पे जब हम f डैश x लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा यहाँ पे चेन रूल कह रहा हूँ, सॉरी, प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी वाला, ठीक है। तो इसको एक बार u रख लेते हैं और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू x माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, ओके। उसके बाद इसको अकेला छोड़ते हैं, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करते तो 1 आता, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते तो 1 आता, तो उसको मैं नहीं लिखता, ओके। अब क्या चीज कॉमन आ सकती है दोनों के बीच में? तो क्लियरली दिख रहा है कि x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 1 x माइनस 3, तो टर्म्स तो कॉमन है। अब देख लेते हैं कि उस टर्म्स में हाईएस्ट पावर कितना कॉमन है। तो यहाँ पे 3 2 3 3 2, तो दो पावर तो दोनों जगह पे कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम उठा लेते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, और साथ में एक 3 भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वो भी दोनों जगह कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ बचा x प्लस 1 और यहाँ बचा x माइनस 3, ठीक है ना। जहां दिक्कत होगा प्लीज अनम्यूट कीजिएगा क्योंकि मैं अभी बोर्ड पे देख रहा हूँ, चैट पे ध्यान नहीं जा रहा। तो यहाँ आ गया 2x माइनस 3। वेरी गुड सिन्हा, सेकंड वाला सही है। तो गाइस अब यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है।
और जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लिया आपने तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे लगाते हैं सिंपल सा हमारा वेवी कर्व मेथड, ठीक है। इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा ये भी कह सकते थे कि यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अनिकेत वापस से एक बार मैसेज कर देना। तो अब ये जब हो गया, अब लेट से हम इंक्रीजिंग के लिए भी देखना है, तो f dash x अब जो चीज ध्यान रखना है आप सबके स्टूडेंट कि अब यहाँ जो सारे लीनियर फैक्टर एक तरीके से, और आपको याद होगा लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, जहाँ पे मैंने ये बताया था आपको कि जब हमको जनरली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर एक वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन रहता है तो उस वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन में हमें उसकी वैल्यू नहीं पता रहती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन उसी की जगह पे अगर हमको किसी एक्सप्रेशन का अगर हमें वैल्यू पता चल गया कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पॉजिटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करोगे, नेगेटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इनइक्वालिटी के साइन को पलट दोगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है x + 1 का होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको वहां पे भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हम इसका इक्वल टू 0 वाला केस हटा देंगे, क्योंकि कहने के लिए हम दोनों जगह डिवाइड करेंगे x + 1 के होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे भेज सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पे भेज सकते हैं, 6 को भी वहां पे भेज दोगे, तो फाइनली आपका यहाँ पे बचेगा x - 1 ग्रेटर देन 0। लेकिन साथ ही साथ ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू -1। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर x का वैल्यू 3 होगा और अगर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो और x का वैल्यू 3 है तो फिर वो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के टाइम पे बस ये इतना हमें पता चल गया था कि जो x + 1 का जो स्क्वायर है, x + 1 का जो स्क्वायर है वो या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। तो इक्वल टू 0 का सिनेरियो हमने हटा दिया क्योंकि वो फिर अनडिफाइन हो जाता। ग्रेटर देन 0 मतलब कि हमको पता चल गया कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव रहेगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने अपना काम आसान कर लिया। तो अब हमारे पास आया x - 1 ग्रेटर देन 0, तो उस केस में हमारा इंटरवल आया x ग्रेटर देन 1। अब आप में से बहुत लोगों का आंसर 1 से इंफिनिटी आ रहा था, तो वहीं पे आपसे गलती ये हो गई, जब आप इसको देख रहे थे, आप तो थोड़ा सा इसको टर्न कर देते हैं, देखिएगा गाइस, ये हमने यहाँ पे 1 मार्क किया। अब x ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है यहाँ से लेके आगे तक, और 1 के ऊपर अभी ओपन सर्कल रहेगा। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी दिखा कि x नॉट इक्वल टू 3 है, तो 3 को हटाना है ना, 3 को इसी कहीं पे बीच में लाई करेगा, तो 3 के ऊपर भी अब क्या होना चाहिए, एक ओपन सर्कल होना चाहिए। और क्योंकि एक ओपन सर्कल आया 3 के ऊपर, तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर जो यहाँ पे बनेगा ना, वो बनेगा 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, या फिर आप कह सकते थे 1 से इंफिनिटी -3, दोनों सेम चीज। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से किन किन से गलती हुई थी, अंकित आपसे गलती हुई थी, अदिति राज आपसे हुई थी गलती,
अभिनव आपसे गलती हुई थी, राइट? तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान रखा होगा कि अच्छा यहाँ पे क्या चीज आपने फिगर आउट कर लिया है। अनिकेत थर्ड का आंसर बस अभी बता रहा हूँ। अनिकेत ठीक है, ओके। बाकी लोग आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। कौन सा पार्ट प्रत्युष? अच्छा ये कैसे आया, इसका लॉजिक देखो गाइस। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर वाला रब कर रहा हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? जब हम लिखते हैं ना 5x = 0, तो हम कहते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x = 0/5। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर रहता है प्रत्युष, तभी जाकर हम लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या था, इस केस में हमारे पास मानो कि यहाँ पे लिखा हुआ है x+3 का स्क्वायर इंटू x - 1 ग्रेटर देन 0। अब ये x का वैल्यू 10 रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, x का वैल्यू -10 रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसकी बात अगर करें प्रत्युष, तो x की वैल्यू 10 रखोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, x की वैल्यू -10 रखोगे तो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है x+3 का स्क्वायर, दिस इज या तो इक्वल टू 0 होगा या तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब इक्वल टू 0 कहां पे होगा प्रत्युष? जब x का वैल्यू आप -3 रखोगे, तो -3 रखने पे ये इक्वल टू 0 होगा, और -3 के अलावा अगर आप कुछ भी रखोगे तो ये क्या होने वाला, हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने के लिए कुछ ऐसा लिखोगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, जैसे यहाँ पे 0/5 था तो यहाँ पे हम 0/x+3 का स्क्वायर लिखते हैं। अब क्योंकि ये प्रत्युष एक्सप्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में आया है, तो बताइए डिनोमिनेटर में क्या डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब आपको पता है कि x+3 का जो स्क्वायर है ये 0 भी हो सकता है और ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पे 0 वाला सिनेरियो नहीं चाहिए, तो 0 वाला सिनेरियो नहीं चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, x नॉट इक्वल टू -3, x नॉट इक्वल टू -3। इसी रीजन से ये 0 कब होता, x का वैल्यू 3 पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको गायब किया तो x का वैल्यू 3 को नॉट पॉसिबल लिखना पड़ा। ये भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया x+1 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू -1 होने पे दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और साथ में ये वैल्यू डाला। यही रीजन है। इज इट क्लियर? ओके। तो गाइस जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व कर लिया है वो सेशन को लीव कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद अब कोई नया क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, और बाकी जिनसे नहीं हुआ वो यहाँ पे देखें। अब हम उन्हीं का डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है हमारा x⁴ -x³/3, ये हमारा fx है, राइट? तो फटाफट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x³, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²/3, 3 कट जाएगा तो ये आया 4x³ - x²। क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, x का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 4x - 1 बचा। अब ये अगर हमको इंक्रीजिंग के लिए देखना था। अच्छा एक और चीज, तो आप इतना तो पता कर लोगे ना कि अगर ग्रेटर देन 0 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्लोज ब्रैकेट कहाँ लगाना है, तो वो मैं अभी आप पे छोड़ रहा हूँ। दिक्कत होती है जब डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन रहता है, जैसे यहाँ भी सब न्यूमरेटर में है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब f' अगर हम ग्रेटर देन 0 चाहते हैं तो मतलब x² *
4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। अगेन गाइस यही सेम लोचा है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको अगले स्टेप में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर दिए हो तो साथ ही साथ लिख देना होगा कि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और ये एक पॉइंट पे दिक्कत कर सकता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x क्या आया, x ग्रेटर देन 1/4 और ब्रैकेट में अगेन x नॉट इक्वल टू 0। क्या ये चीज क्लियर है? तो फाइनली अगर मैं बात करूं, ओके हर्ष अभी आए हो, तो फाइनली हमारा इस केस में अगर मैं आंसर बात करूं, अगर ग्रेटर देन 0 के केस में आंसर लिखूंगा तो वो हो जाएगा 1/4 से इंफिनिटी, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करूंगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे लग जाएगा क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा क्लोज ब्रैकेट। वीडियो देख लेना। अवनेश क्लियर है, आया समझ में? यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा तो नॉट इक्वल टू 0 लगाए, x ग्रेटर देन 1/4। अब अगर मैं इसका नंबर टाइम पे मैं प्लॉट करता तो 1/4 यहाँ पे है, 0 इसके लेफ्ट में होता, और x ग्रेटर देन 1/4 मतलब कि हमको इसके राइट में जाना है, तो 0 का कोई लेना देना था नहीं, इसलिए 0 वाले पार्ट को हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? मिली, अंकित, आगे बढ़े, रूपाली। नहीं प्रत्युष, अगर ये ग्रेटर देन 0 है ना तो ये वाला हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला होता है हमारा, सिर्फ इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये आंसर होता है, इंक्रीजिंग के लिए ये आंसर होता है। ओके ग्रेट, लास्ट क्वेश्चन वो है हमारा log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, अच्छा अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो वो लोग ये करें, जिन्होंने सॉल्व कर रखा है वो इसका इंक्रीजिंग वाला केस निकालिए, इसका इंक्रीजिंग वाला निकेत जा रहा है। सो नाउ जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे गाइस, ये हमारा f ऑफ x हो गया, तो हमारा f डैश x log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x लिखेंगे, बट ये 1 प्लस x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो उसको हम नहीं लिखते। अब यहाँ की बात करें तो इसमें u by v लगेगा, तो u by v में क्या हो गया कि v का स्क्वायर आता ही है, फिर v dx ऑफ u, तो 2 प्लस x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, माइनस u, इसको ऐसे रखा और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो अगर हम एलसीएम की भी बात करेंगे तो हमारा एलसीएम में आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ हो गया हमारा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x, अच्छा यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ माइनस 2x है, वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 है, 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होने वाला, तो 4 इंटू 1 प्लस एक्स। जहाँ पे भी दिक्कत होगा प्लीज बताना, मैं थोड़ा सा स्टेप्स को 2-3 स्टेप्स को एक ही में लिख रहा हूँ। ओके,
डिफरेंशिएट किया है 1/x, यहाँ पे u by v लगा है, फिर एलसीएम लिया है, एलसीएम लिए हैं और अब ये हमारा आगे ऊपर एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं गाइस। तो ये बन जाएगा हमारा 4 + x² + 4x और यहाँ करोगे तो -4 - 4x आएगा। नीचे है हमारा x + 1 × x + 2 का स्क्वायर। तो ये कटा इसके साथ, ये कटा इसके साथ, तो ऊपर बचा x², नीचे बचे ये 3। अब हम अगर बात करें ग्रेटर देन 0 के लिए, क्रिटिकल पॉइंट f'(x) ग्रेटर देन 0, तो देखो ऊपर x² बचा है, नीचे x + 1 है एंड x + 2 का स्क्वायर है ग्रेटर देन 0। अब साथ ही साथ आपको क्या दिख जाना चाहिए कि जो नीचे x + 2 का स्क्वायर है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है, तो क्या वो इक्वल टू 0 हो सकता है? कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे कि 1/x + 1 1/x + 1 ग्रेटर देन 0, और कौन सा एंड पॉइंट हटाएंगे अंकित? कौन सा एंड पॉइंट हटाएंगे? x can't be equal to 0 and x can't be equal to -2, क्योंकि 0 हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की दिक्कत, -2 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड। ठीक है प्रत्युष, -1 कहां से आ जाएगा? ये तो लीनियर फैक्टर है, तो इसको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं ना। लीनियर फैक्टर है तो -1 से बड़ा वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव होगा, -1 से छोटा वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव होगा। लेकिन x² और x + 2 का होल स्क्वायर का बेनिफिट क्या है कि आप इनके क्रिटिकल पॉइंट के अलावा जो 0 और -2 इसके अलावा कुछ भी रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। 0 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, -2 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, बट इसके अलावा आप कुछ भी रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ प्रत्युष, आप कहने के लिए x, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो आप साथ में ये भी लिख ही सकते हो कि x नॉट इक्वल टू -1, ये आप लिख ही सकते हो ताकि आप इंटरवल्स बनाने के टाइम पे कोई गड़बड़ी ना कर जाए। तो फाइनली अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो x क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ गया -1, तो -1 से बड़ा चाहिए तो इस रेंज में आएगा। अब -1 से बड़ा में देखो यहाँ पे एक 0 भी आएगा, क्योंकि हम 0 को काउंट नहीं कर सकते। -2 जो है वो इसके लेफ्ट में आएगा, तो उससे हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हमारा फाइनली आंसर क्या है? इधर भी ओपन सर्कल लगेगा, इधर भी ओपन सर्कल लगेगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी, उसमें से हम 0 को हटा देंगे। दिस शुड बी माय फाइनल आंसर फॉर इंक्रीजिंग वाला केस। ओके, दिस शुड बी माय फाइनल आंसर फॉर इंक्रीजिंग वाला केस। आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस केस में जब अभी हमने सॉल्व किया ग्रेटर देन 0 वाला, तो ग्रेटर देन 0 का केस में हमारा आंसर था -1 से इंफिनिटी, उसमें से 0 हटा दिया। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, अब आपको सोचना है कि इक्वल टू 0 कहां कहां पे हो सकता है। तो देखिए हमारे पास ये इनइक्वालिटी था और इस इनइक्वालिटी में हमने ये पॉइंट को हटा दिया है, तो देयर इज नो, अब एक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 सिर्फ तभी होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 सिर्फ तभी होगा जब हम उसके न्यूमरेटर में कुछ एक्सप्रेशन है। इस केस में इसका न्यूमरेटर में 1 है, और जब न्यूमरेटर में 1 या कोई कांस्टेंट रहता है ना, तो उस केस में आप कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पे वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में इक्वल टू 0 है। अच्छा एक चीज
यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो हाँ इस केस में अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, देन एक मिनट यार, तो गाइस हमारा इस केस में अगर आप इसको देखोगे तो आपको एक फीलिंग आएगा कि x का वैल्यू 0 पे हो सकता है। ओके, इस केस के लिए x का वैल्यू 0 पे है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम रखेंगे -1 से इंफिनिटी, 0 पे कोई वो हटेगा नहीं। फर्स्ट 0 क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम 0 काउंट कर लेते हैं, तो पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 0 पे वो इसलिए करना होगा, x इज इक्वल टू 0 पर डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो x इज इक्वल टू 0 पे एक्सप्रेशन यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये जब हम इक्वल टू 0 भी ले रहे हैं तो आपको वो पॉइंट देखना पड़ता है जहाँ पे न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमको 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप इसको देखोगे x by x plus 2 को, तो इसको हम रीराइट करके क्या लिख सकते थे, x by x plus 2 का होल स्क्वायर लिख सकते थे। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, जिसमें से अगर हम x की वैल्यू 0 हटा दें, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखोगे तो 0/2 हो जाता है, और x का वैल्यू हम -2 हटा देंगे, तो इन दो केस में ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन वही अगर आपको ये पूछा जाता x by x plus 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस केस में हमको डिफाइन, देखो दोनों ही केस में x का वैल्यू -2 हो नहीं सकता, दोनों ही केस में x का वैल्यू -2 नहीं हो सकता, तो उसको तो हमने हटा दिया। अब इस केस में हमको इक्वल टू 0 नहीं चाहिए था, तो हमने न्यूमरेटर 0 कब होगा वो पॉइंट को हटाया। इस केस में क्योंकि इक्वल टू 0 हमें चाहिए, तो इसलिए हम उस पॉइंट को नहीं हटाएंगे, और हमारा इस केस में हम बोलेंगे कि x का वैल्यू -2 के अलावा ये परफेक्ट स्क्वायर जो है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमको 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। जब भी आपको 0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 देखना है, आप सीधा देखो कि न्यूमरेटर 0 कब होगा। तो न्यूमरेटर 0 होना था, 0 x का वैल्यू 0 पुट करने थे, इसलिए हमने 0 को हटाया। ठीक है, क्लियर है गाइस? वो बस इक्वल टू 0 के लिए किया जा रहा है, इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 के लिए ये होता है आंसर। अब ग्रेटर देन 0 और इसमें अंतर यही होता है ना कि ग्रेटर देन 0 का भी आपको इंटरवल निकालना है और इक्वल टू 0 के लिए भी आपको इंटरवल निकालना है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ मेरी? हमेशा इक्वल टू 0 वाले केसेस में एवरीवन न्यूमरेटर कब कब 0 होगा वो पॉइंट को देख लीजिएगा। ठीक है, न्यूमरेटर कब कब 0 होगा उस पॉइंट को देख लीजिएगा। सो गाइस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है,
और सौरभ ने कल आपको केमिस्ट्री के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया होगा कि हम वीवीएस को लेकर आ रहे हैं। वीवीएस मैंने जब अवंती ज्वाइन किया था 2018 में, तो वही मेरे को दिल्ली पे मिला था, उसने भी तभी ज्वाइन किया। सो उसी से मैंने बात की है यहाँ पे क्लासेस लेने के लिए। और अवंती ज्वाइन करने से पहले वो अनअकैडमी में पढ़ा रहा था, अभी भी अनअकैडमी का एक प्लस एजुकेटर है। ओके, और एक पॉइंट पे वो जेई के टॉप 5 केमिस्ट्री एजुकेटर्स में से भी था। तो आप अपना क्वेश्चन वगैरह अच्छे से पूछ सकते हो, एंड इज अ वेरी गुड ऑनलाइन फैकल्टी। पर्सनली मैंने उसके वीडियोस देखे हुए हैं अनअकैडमी, राइट। तो इससे आपको थोड़ा सा जो इश्यूज वगैरह हो रहा था वो डील हो जाएगा, और एक थोड़ा सा वैरायटी भी मिल जाएगा, नॉलेज भी अच्छे से मिलेगी। क्लियर है? तो कोई भी अगर दिक्कत होती है वीवीएस के रिलेटेड, आप बिल्कुल बिंदास मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं उसको फीडबैक दे दूंगा। कल भी उससे 20-25 मिनट बात हुई थी, जहाँ पे उसको बताया था कि यहाँ की बैचेस का सिनेरियो क्या है। क्लियर? कल आपकी क्लास होगी केमिस्ट्री की जो वीवीएस लेगा, और शाम को आपकी एडवांस वाली क्लासेस जो नीलम लेता है वो होगा। ठीक है गाइस, चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। और क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है ये मैं आपके ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ।